सबसे डरावनी बात यह थी, आखिर ये मूर्ख दामाद इतना निर्दयी कैसे हो गया? क्या ये वही राघव है? कोई भी इस बदलाव की कल्पना नहीं कर पा रहा था। जमीन पर कराहते जॉनी को राघव ने एक ठंडी नजर से देखा और धीरे धीरे बोला, मैं तुम्हें अभी मार नहीं रहा, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारा बकवास सुनना है। फिर से बोलो, तुम्हें किसने भेजा था? राघव, क्या तुम जबरदस्ती कबूल करवाना चाहते हो? मोहित का चेहरा सख्त हो गया। उसने सपाट लहजे में कहा। राघव हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब डर लग रहा है? जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपना दायां पैर जमीन पर हल्के से मरोड़ा। जॉनी दर्द से तड़पते हुए बोला, मैं बोलूंगा, मैं बोलता हूं, यह सब फर्स्ट सीनियर ब्रदर ने करवाया था। उसी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा था और बदले में वादा किया था कि मुझे शुआनशेंग पीक में शामिल कर लेगा और यहां तक कि मुझे 5th रैंक की स्पिरिट ऑफ द वॉइड डिवाइन रियल्म भी जागृत कर देगा। उसने बिना रुके सब कुछ उगल दिया। ये सुनते ही माहौल में एक सिहरन सी फैल गई। राघव ने यातना रोक दी और मोहित की तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा, छुपकर साजिश रचना, एक साथी शिष्य को फंसाना, और वो भी मुझे, एम्परर इमोर्टल सेक्ट का दामाद। बताओ, ये गुनाह मौत की सजा के लिए काफी नहीं है? मोहित की आंखें संकरी हो गईं। चेहरा कभी गहरा कभी हल्का होता रहा। उसे मानना पड़ा कि उसने इस आदमी को बहुत हल्के में ले लिया था। अगर आज की ये बात फैल गई तो भले ही उसका रुतबा उसे मौत की सजा से बचा ले, लेकिन एम्परर इमोर्टल सेक्ट के सख्त नियमों से वो जेल जाने से नहीं बच सकता। सेक्ट की 4 महान जेलें सबसे भयावह मानी जाती थीं। डिसाइपल्स के लिए तो ये किसी ताबू से कम नहीं थीं, खुद मोहित के लिए भी। सेक्ट का मुख्य शिष्य होने के नाते मोहित इस सब को अच्छे से जानता था। राघव, तुम सच में पहले जैसे नहीं रहे, मोहित ने सख्त लहजे में कहा। बस इतना ही? राघव ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। मोहित का चेहरा थोड़ी देर के लिए टेढ़ा हो गया। और तुम क्या चाहते हो? असल में उसने हार मान ली थी, ये उसके पहले शब्दों से साफ था। लेकिन राघव मानो उसे इशारा समझ ही नहीं रहा था। तुमने मुझे मरवाने की साजिश रची तो मेरी नजर में तुम्हें मर जाना चाहिए, राघव हल्के से बोला। फिर एक पल रुका और कहा, लेकिन तुम एम्परर इमोर्टल सेक्ट के मुख्य शिष्य हो, इसलिए मैं इस बार माफ करता हूं। लेकिन माफी जरूरी है, सबके सामने मुझसे माफी मांगो। दामाद, मुझसे गलती हो गई कहो, तभी छोड़ूंगा, राघव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मानो सामने खड़ा शख्स उसकी आंखों में कोई अहमियत ही न रखता हो। क्या? अनुशासन दल, लॉ एनफोर्समेंट टीम के लोग हक्के बक्के रह गए। मुख्य शिष्य से माफी मंगवाना? जो व्यक्ति कभी साथियों के आगे सिर नहीं झुकाता, वो आज सबके सामने माफी मांगे? मोहित के चेहरे पर चमक और गहराई दोनों थी, लेकिन उसकी बाहों के भीतर उसकी मुट्ठियां इतनी कस गई थीं कि उंगलियों की नसें सफेद पड़ गईं। कुछ पल सोचने के बाद मोहित ने हल्का झुककर कहा, दामाद, मुझसे गलती हो गई। जोर से बोलो, क्या खाना नहीं खाया? राघव ने तिरस्कार भरी नजर से देखा। मोहित का गुस्सा उबाल मार गया, लेकिन हालात को देखते हुए उसने किसी तरह खुद को संभाला और तेज आवाज में बोला, दामाद, मुझसे गलती हो गई। राघव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। दफा हो जाओ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इस तरह के आदमी को मारना नहीं, जिंदा छोड़ना ज्यादा मजेदार होता है। मोहित की मुट्ठियां बुरी तरह भींच गईं। उसे लग रहा था जैसे पूरा सेक्ट उसके सामने हंस रहा हो, लेकिन वो जानता था राघव के पीछे बुजुर्ग दामोदर, एल्डर क्यू, खड़ा है, इसलिए चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे अभी कूदने दो, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मोहित मन ही मन बड़बड़ाया और वहां से चला गया। अनुशासन दल के बाकी शिष्यों ने एक दूसरे को देखा, फिर शर्मिंदा चेहरों से घायल जॉनी को उठाया और वहां से चले गए। अपराध का सारा दोष उसी पर डाल दिया गया। जल्द ही 10 अनुशासन दल के शिष्य जॉनी को लेकर वहां से गायब हो गए और तभी पूर्वज मंदिर, एंसेस्टर टेम्पल के बाहर मैदान में दामोदर अचानक प्रकट हुआ। भाई, तुम वाकई जिद्दी हो, दामोदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहित का दादा इस सेक्ट का सर्वोच्च बुजुर्ग है, वो मुझसे भी ताकतवर है। अगर वो सच में हमला करता तो मैं सिर्फ तुम्हें बचा पाता, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। राघव लेटा हुआ था, सिर के नीचे हाथ रखकर आकाश की तरफ देखता हुआ बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, अगर वो बुजुर्ग खुद भी आ जाए मैं उसे भी कुचल दूंगा। दामोदर हंस पड़ा। उसे लगा ये बस एक युवक का घमंड है और कुछ नहीं। वो नहीं जानता था कि राघव सच में मोहित को भी और उसके दादा को भी खत्म कर सकता है। उसके पास कोई गुप्त तरीका था जो सिर्फ वही जानता था। क्या वो पूर्वज मंदिर बस यूं ही घूमने गया था,
बस तुम मंदिर की रखवाली करते रहो, मैं खाना खाकर आता हूं। ये कहकर राघव जम्हाई लेता हुआ चला गया। दामोदर उसे जाते हुए देखता रहा और धीरे से मुस्कुराया। उसने तो सोचा था कि राघव में कुछ क्षमता है, लेकिन मोहित से भिड़ जाना ये उम्मीद नहीं थी। पर वो कुछ नहीं बोला। जहां लोग होते हैं वहां टकराव होता है। इतने विशाल सेक्ट में जहां लाखों लोग रहते हैं, सिर्फ नियमों से सब नहीं संभलता। उसने मन ही मन प्रार्थना की, काश यही युवा आगे चलकर सेक्ट को फिर से उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा दिला पाए। पूर्वज मंदिर से निकलते हुए राघव अकेला था। उसने पहले ही कृष्णा सम्राट की प्रतिमा देख ली थी और दामोदर से बातों में दुनिया की मौजूदा हालत भी जान ली थी। उसके मन में अब एक नई सोच उभर रही थी। उन दोनों गद्दारों ने पहले मेरी सम्राट आत्मा, एम्परर सोल, छीनने की कोशिश की, नाकाम रहे और मैं 90,000 साल तक सो गया। इस दौरान उन्होंने मेरे द्वारा बनाए गए साम्राज्य भी खत्म करने की कोशिश की, फिर भी हार गए। अब उनकी नजर मेरे उस इमॉर्टल मॉन्स्टर बॉडी पर है जो मैंने 90,000 साल पहले छोड़ा था। ये सब सोचकर राघव हल्का सा हंसा। चिनाई, रोहित, तुम दोनों जैसे गद्दार सोचते हो कि उस शरीर को वापस बुला सकते हो? मूर्खता है ये। अब तो इस धरती में आत्मिक ऊर्जा भी समाप्त हो चुकी है। तुम दोनों शायद अब इस दुनिया में हो भी नहीं। कोई बात नहीं, जब मैं फिर से अपने चरम पर लौटूंगा तब तुम दोनों को घुटनों के बल गिराकर पछतावा करना ही होगा। इन विचारों में डूबा हुआ राघव तेजी से आगे बढ़ता गया और कब एम्परर पीक पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। एम्परर पीक सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, बल्कि एक फैला हुआ पर्वत श्रृंखला थी। इसके कई शिखरों को मिलाकर एम्परर पीक लाइन कहा जाता था, जो एम्परर इमॉर्टल सेक्ट की 9 महान पीक रेखाओं में से एक थी और उन्हीं में सबसे श्रेष्ठ भी मानी जाती थी। जो भी शिष्य एम्परर पीक लाइन में आते थे वे सभी इनर सेक्ट के होते थे और उनकी ताकत रीच प्रोफाउंड के स्तर से ऊपर होती थी, कम से कम डिवाइन गेट रेल्म तक। राघव इस पूरे एम्परर पीक लाइन में एक अजूबा था और इकलौता आम इंसान भी। हालांकि ये सब बीती बात हो चुकी थी। अब राघव रीच प्रोफाउंड की तीसरी परत में प्रवेश कर चुका था और उसने एक ऐसा अद्वितीय ताओवादी शरीर जगा लिया था जो अनगिनत युगों से कभी नहीं देखा गया था। उसका उठना अब बस समय की बात थी। राघव पैदल चलते हुए एम्परर पीक की ओर बढ़ रहा था और रास्ते में उसे मंच, एम्परर दाओइस्ट प्लेटफॉर्म पार करना था। उस वक्त मंच पर भारी भीड़ थी और माहौल बेहद जोशीला। हाँ, होली डॉटर ने ऐसा स्वर्ग और पृथ्वी का चमत्कार दिखाया है, अब वो जल्द ही मोहित को पीछे छोड़ देगी। फिर कोई हमारे एम्परर पीक लाइन को पहली पीक का खाली नाम कहने की हिम्मत नहीं करेगा। सच है, जैसे ही होली डॉटर ने उसे पछाड़ा, हमारा एम्परर पीक लाइन सच में 9 महान पीकों में नंबर 1 बन जाएगा। डिसाइपल्स के चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। तभी भीड़ में से किसी ने राघव को गुजरते देखा और अचानक ठंडी आवाज में बोला, मान भी लो कि उसने उसे पछाड़ भी दिया, लेकिन जब तक ये मूर्ख हमारे लाइन में है हम हमेशा मजाक ही बने रहेंगे। बस इतना कहना था कि पूरा मंच एकदम शांत हो गया। राघव बिना किसी की तरफ देखे, बिना रुके, सीधे मुख्य शिखर एम्परर पीक की ओर बढ़ गया। अब सभी डिसाइपल्स की नजरें राघव पर थीं और उनके चेहरे पर तिरस्कार, घृणा और गुस्से की झलक थी। हाँ, इस मूर्ख के रहते हम हमेशा मजाक ही रहेंगे। होली डॉटर का टैलेंट बेमिसाल है, वो इस बेकार इंसान से शादी कैसे कर सकती है? ये मूर्ख जिंदा है। यही अपने आप में होली डॉटर, एम्परर पीक लाइन और पूरे सेक्ट की बेइज्जती है। भीड़ राघव पर गालियां बरसाने लगी। राघव ने इन सबको पूरी तरह नजरअंदाज किया और जैसे किसी पुराने गीत को गुनगुनाते हुए आगे बढ़ता गया। राघव, तभी किसी ने उसका रास्ता रोक लिया और बाकी डिसाइपल्स भी घेरने लगे। उन्होंने उसे इतना कुछ कह दिया, लेकिन राघव का बेपरवाह रवैया उन्हें और चिढ़ा रहा था। राघव रुका और हल्के से अपनी पलकों को उठाते हुए बोला, अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। क्या? यह सुनकर पूरा मंच भौंचक्का रह गया। क्या ये आदमी अब ठीक से बोलने लगा है? सभी को राघव मूर्ख समझ आता था, जो ढंग से एक वाक्य भी नहीं बोल सकता था, अब ये पूरी और ऊपर से अपमानजनक बात कह रहा है। क्या ये अब तक नाटक कर रहा था या फिर होली डॉटर के प्रिंस स्तर पर पहुंचने से इसे होश आ गया? सभी हैरान थे। राघव, स्क्रिप्चर पवेलियन से जो हेवनली क्लाउड स्टेप की रबिंग ब्रदर सुजल ने ली थी वो गायब है। क्या तूने चुराई है? उस डिसाइपल ने शक भरी नजरों से पूछा। यह सुनकर सभी को लगा कि यह इल्जाम कुछ ज्यादा ही खिंचा हुआ है। सब जानते थे कि राघव कुछ सीख ही नहीं सकता था, पर चूंकि किसी को भी राघव पसंद नहीं था, इसलिए कोई उसका पक्ष नहीं ले रहा था।
अब जब लगता था कि ये थोड़ा होश में आ गया है तो सब सोचने लगे, चलो अब इसे तंग करते हैं। राघव ने भौहें उठाईं। इन लोगों को परेशानी करने में मजा क्यों आता है? उसके चुप रहने पर वो डिसाइपल और उग्र हो गया। एम्परर इमॉर्टल सेक्ट की ताओवादी कला तेरे जैसे बाहरी आदमी के लिए नहीं है। तुरंत हेवनली क्लाउड स्टेप वापस कर और लॉ एनफोर्समेंट हॉल चल। राघव ने होंठ मोड़ते हुए कहा। आखिर में बात वही निकली। सुजल खुद सामने आने की हिम्मत नहीं रखता तो अपने चमचों से काम करवाता है। सुजल एम्परर पीक का एक प्रतिभाशाली डिसाइपल था जो कणिका को पसंद करता था। जब से राघव ने कणिका से शादी की थी, सुजल उसे बार बार तंग करता था और यह सारा ड्रामा उसी का रचा हुआ था। तू, वो डिसाइपल गुस्से से कांपने लगा। अच्छा ठीक है, सुजल को बुला ही लो, राघव ने ऊब कर कहा। भीड़ में एक रास्ता खुला और शानदार कपड़ों में एक हैंडसम लड़का सुजल राघव के सामने आया और बोला, हेवनली क्लाउड स्टेप की रबिंग वापस कर, वरना तू आज एम्परर पीक नहीं लौट पाएगा। भीड़ में किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई सुजल, हो सकता है इसने रबिंग अपने कपड़ों में छिपा रखी हो, क्यों ना इसे नंगा करके तलाशी लें। सुजल की एम्परर पीक में अच्छी पकड़ थी। वो सिर्फ प्रतिभाशाली ही नहीं था, उसका दादा श्वानशेंग पीक का प्रभारी और 8 महान एल्डर्स में से एक था। इसलिए वो बेझिझक राघव को दबाता था, वरना कोई आम डिसाइपल ऐसा करता तो कणिका तक खबर जाती और फिर अच्छा नहीं होता। इस वक्त राघव शांत खड़ा रहा, फिर सुजल की ओर देखकर बोला, इससे साबित होता है कि तू कितना बेकार है। मेरी पत्नी तुझ पर नजर भी नहीं डालती। जहां तक हेवनली क्लाउड स्टेप का सवाल है, अगर मुझे चाहिए भी होता तो मैं अपनी पत्नी से बोलता और स्क्रिप्चर पेविलियन से उसकी असली कॉपी मिल जाती। मुझे तेरी रबिंग की क्या जरूरत? राघव ने कणिका को अपनी बीवी कहा और सुजल को बेकार। ये सुनकर सभी डिसाइपल्स हैरान रह गए। ओह बाप रे, ये आदमी होश में आकर कितना जबरदस्त बोल रहा है। इसकी कोई कल्टीवेशन नहीं है, फिर भी ये ब्रदर सुजल को बेकार कह रहा है। इसे हिम्मत कहें या पागलपन? सुजल का एक साथी डिसाइपल गुस्से से चिल्लाया, तू क्या चीज है जो ब्रदर सुजल को गाली दे रहा है? सुजल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बहुत बोल लिया तू, अब मैं तुझे मार मार कर तेरी गलती कबूल करवाऊंगा। सुजल की डाओइस्ट प्लेटफॉर्म रेल्म की ताकत जाग उठी। वो जॉनी से भी ज्यादा ताकतवर था। राघव मुस्कुराया, उसकी आंखों में हल्की हत्या की चमक थी। लड़ाई चाहिए? राघव ने कहा। उसके दुश्मन के लिए कभी रहम नहीं होता। कभी एक बार एक डीमन एम्परर ने राघव को छेड़ा था, उसने उसे 10,000 टुकड़ों में काट डाला था। अब सुजल, वो भी। रुको, तभी एक नाजुक सी आवाज आई और एक लड़की गुलाबी पोशाक में दौड़ती हुई आई। रीना। सेकंड प्रिंसेस, सभी डिसाइपल्स ने झुककर अभिवादन किया। रीना गुस्से से सुजल की तरफ देखते हुए बोली, तू कर क्या रहा है? सुजल ने अपने अंदर की ताकत समेट ली और बोला, जूनियर सिस्टर रीना, मुझे शक था कि राघव ने मेरी हेवनली क्लाउड स्टेप चुराई है, बस पूछताछ कर रहा था। बकवास, राघव को कल्टीवेशन करनी ही नहीं आती, उसे तेरी रबिंग का क्या करना? सुजल ने आंखें सिकोड़कर कहा, तू सही कह रही है, पर राघव कोई नॉर्मल इंसान है क्या? राघव बीच में बोला, बातों में कुछ नहीं रखा, तू लड़ना चाहता है ना? हाँ, और सिर्फ लड़ना नहीं, तुझे मारना भी चाहता हूं। सुजल गरजा। ठीक है, चल फिर, राघव ने कहा। रीना परेशान होकर बोली, क्या तू चुप नहीं रह सकता? मर जाएगा क्या? राघव बोला, जब वो मुझे मारना चाहता है तो फिर मैं उसे ही मार दूंगा। सुजल हंसते हुए बोला, तो फिर चलो लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर, हिम्मत है तो। सुजल, रीना चिल्लाई, तेरा स्तर डाओइस्ट प्लेटफॉर्म रियल्म है और तू ऐसे कमजोर इंसान से लड़ना चाहता है? शर्म नहीं आती? राघव को देखने के बाद रीना बोली, चलिए मैं आपको वापस ले चलती हूं। हालांकि वो पहले राघव को पसंद नहीं करती थी, लेकिन कणिका को ठीक करने के बाद उसका नजरिया थोड़ा बदल चुका था। वो नहीं चाहती थी कि सुजल राघव को परेशान करे, लेकिन राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और हंसते हुए बोला, लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म, तू तो मेरे लायक भी नहीं, लेकिन चूंकि तुझे मरने की जल्दी है तो ठीक है। क्या? रीना सन्न रह गई। तुझे पता भी है लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? बाकी सब भी हैरान रह गए। क्या सच में मान गया? सुजल खुद भी चौंका, लेकिन फिर ठाका मारते हुए बोला, जूनियर सिस्टर रीना, ये उसके अपने शब्द हैं, अब तो सेक्ट मास्टर भी कुछ नहीं कर सकते। राघव, लगता है होश आने के बाद तू बहुत बहादुर बन गया है। चलो, मैं लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर तेरा इंतजार करूंगा। सारे डिसाइपल्स उसके पीछे पीछे चल पड़े। बहुत बड़ा तमाशा देखने मिलेगा। रीना ने राघव से गुस्से में कहा, तुझे पता है क्या कर रहा है?
वहां जाने के बाद पिता भी कुछ नहीं कर पाएंगे। राघव बोला, तो क्या हुआ? आखिरकार मरने वाला वही है। पागल हो गया है तू? सुजल अकेले अपनी एक हथेली से तुझे 10,000 बार मार सकता है। तू लड़ेगा किससे? राघव ने अपनी मुट्ठी उठाई अपने हाथों से। रीना गूंगी हो गई। क्या ये फिर से पागल हो गया? राघव ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा। छोटी मौसी, तेरी जुबान तेज है लेकिन दिल नरम है। चिंता मत कर, रवि टेलर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। सुजल क्या चीज है? एस राघव आगे बढ़ गया। रीना का चेहरा पल में बदल गया। रुको, रवि टेलर? तब वो कैसे घायल हुआ था और राघव को कुछ नहीं हुआ? क्या सच में इस लड़के के पास कोई छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड है? रीना राघव को जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में अब कुछ नया चमक रहा था। जल्द ही राघव और सुजल के बीच लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर होने वाली द्वंद्व की खबर सुजल के चमचों द्वारा फैलाकर पूरे एम्परर पीक लिनिएज में आग की तरह फैल गई और ये खबर बाकी की 8 पीक रेखाओं तक भी पहुंच गई। जब एम्परर पीक के अन्य शिष्यों ने यह सुना तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, यकीन नहीं होता। आखिरकार एक बदनाम मूर्ख दामाद भला सुजल जैसे प्रतिभाशाली से कैसे लड़ सकता है? एक मूर्ख लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर जा रहा है, ये तो पहली बार हो रहा है। एक शिष्य हंसते हुए बोला, सुजल कमाल है। डाओइस्ट प्लेटफॉर्म रेल्म का होने के बावजूद एक मूर्ख को पीटना तो ठीक है, पर उसे जीवन मृत्यु के द्वंद्व में घसीटना, ये तो हद हो गई। एक और ने कहा, यह द्वंद्व तो बेकार है। जब सुजल डिवाइन गेट रेल्म में था तब उसने वॉइड डिवाइन रेल्म के 6ठे स्तर की आत्मा से संपर्क किया था और अब डाओइस्ट प्लेटफॉर्म रेल्म में वो 7 ताओवादी प्लेटफॉर्म बना चुका है। उसकी ताकत अपने समकक्षों में सबसे ऊपर है। और राघव, उसे तो शायद ये भी पता नहीं कि वो मरेगा कैसे। कोई इसे रोक क्यों नहीं रहा? एक शिष्य ने सवाल किया। आखिर राघव एम्परर इमॉर्टल सेक्ट का दामाद तो है ही। सुजल की हरकत पर किसी को तो दखल देना चाहिए था। क्या बताएं? सेकंड प्रिंसेस, रीना ने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे मरने पर तुला है, खुद ही लड़ाई की जिद कर बैठा। लगता है उसे जीना ही नहीं आता। और एक और खबर, राघव की बुद्धि अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। कहां जा रहा है कि होली डॉटर ने प्रिंस स्तर पर पहुंचकर उसे ठीक किया। सुजल की छेड़खानी से परेशान होकर उसने खुद ही उसे द्वंद्व की चुनौती दे दी। हद है। होश में आने के बाद बदला लेने की सोची, लेकिन ये काम तो मूर्ख से भी ज्यादा मूर्खता है। कई शिष्य तो ये खबर सुनकर देखने तक नहीं गए। एक ऐसा इंसान जिसकी कोई कल्टीवेशन नहीं, वो भला डाओइस्ट प्लेटफॉर्म रेल्म के कल्टीवेटर को कैसे हरा सकता है? मजाक लग रहा है क्या? ये खबर सेक्ट के उच्च पदाधिकारियों तक भी पहुंच गई, लेकिन वो अभी कनिका में आए चमत्कार को लेकर व्यस्त थे, इसलिए इस मूर्खता पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ एल्डर तो राघव से नफरत भी करते थे। अगर सुजल के हाथों ये मरा तो हमारे लिए अच्छा ही है, किसी एल्डर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। सच में इसकी मौजूदगी खुद सेक्ट और होली डॉटर दोनों के लिए शर्म की बात है। मर जाए तो ही अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ हेवंस क्लाउड हॉल में जब रवि टेलर ने यह खबर सुनी तो उसकी भौहें तन गईं। क्या यह सब मोहित की साजिश है? एक डाओइस्ट प्लेटफॉर्म रेल्म का शिष्य और राघव के बीच लाइफ एंड डेथ ड्यूअल, ये तो दिलचस्प है। रवि टेलर ने सिर हिलाया। उसे पता था कि राघव के पास कुछ गुप्त शक्ति या कोई रहस्यमयी वस्तु जरूर है। पहले जब उसने राघव पर हमला किया था तब वो खुद ही घायल हो गया था और तभी से उसे शक हो गया था। अब शायद इस द्वंद्व से सच्चाई सामने आ सकती है। हालांकि रवि टेलर खुद इस मामले में दखल नहीं देना चाहता था। यह सेक्ट का अंदरूनी मामला था और एक बाहरी व्यक्ति का बीच में पड़ना बेवकूफी ही होती। लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर राघव और सुजल आमने सामने खड़े हो चुके थे। यह मंच गोल था, लगभग 100 झांग, करीब 300 मीटर चौड़ा, बहुत विशाल। मंच के चारों ओर डिसाइपल्स की भारी भीड़ थी। रीना मंच के किनारे खड़ी थी, उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर हल्की सी उम्मीद। अब का राघव पहले जैसे मूर्ख नहीं रहा था। राघव ने कणिका को इलाज कर ठीक किया था, तभी से रीना को उसकी ताकत का आभास हो गया था, लेकिन फिर भी उसे डर था। सुजल कोई साधारण विरोधी नहीं था। ब्रदर सुजल, इस मूर्ख को पटक दो और इसे सबक सिखाओ। नीचे से डिसाइपल्स ने जोर जोर से चिल्लाकर सुजल का हौसला बढ़ाया। सुजल राघव की ओर घूरते हुए बोला, अगर तू खुद लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर ना आता तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठा सकता था, लेकिन अब जब तू खुद आया है तो आज तू जिंदा नहीं बचेगा। राघव शांत खड़ा रहा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बहुत बोलता है तू, बस लड़। अगर सामने कोई बराबरी का विरोधी होता
तो राघव कब का उसका सिर काट चुका होता। लेकिन अभी उसके सामने सुजल था, जो उससे 2 बड़े रेल्म ऊपर था। इसलिए राघव ने खुद हमला नहीं किया और बस मौके का इंतजार करने लगा। सुजल को यह घमंड और भी चिढ़ा गया। मरने के बाद भी इतना घमंड करेगा तू? धड़ाम! सुजल ने बिजली की रफ्तार से हमला कर दिया। एक दमकते तीर की तरह सीधा राघव की ओर झपटा। इतनी तेजी! नीचे खड़े डिसाइपल्स दंग रह गए। रीना की सांसें थम गईं। उसकी नजरें बस राघव पर टिकी थीं। राघव अब भी स्थिर खड़ा था, जैसे उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। मर जा कचरा! सुजल चिल्लाया। उसकी मुट्ठी सीधी राघव के दिल पर। धड़ाम! उस एक मुक्के ने हवा में झंझावात सा बना दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। सभी की आंखें फैल गईं और तभी राघव ने भी हरकत की। उसका शरीर अजीब सी मुद्रा में मुड़ा और उसने इंच फिस्ट नाम की कला का प्रयोग कर सीधे सुजल के पेट पर मुक्का मारा। धड़ाम! हालांकि सुजल ने पहले हमला किया, पर राघव की प्रतिक्रिया बेहद सटीक थी। दोनों ने एक साथ मुक्के चलाए। धप! दोनों की देह एक साथ मंच से उड़ गई। लेकिन हवा में उड़ते ही सुजल के मुंह से खून की उल्टी निकल गई। वो जमीन पर गिरा, कई बार लुढ़का और वहीं बेहोश पड़ा रह गया। उसकी आंखें खुली थीं। चेहरा जैसे समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ राघव भी उड़ते हुए नीचे आया, पर पूरी तरह संतुलन में, शांत। राघव! रीना दौड़कर उसके पास आई। हद है! भीड़ के सब लोग दंग रह गए। ये क्या हो गया? जो हुआ वो किसी की भी कल्पना से बाहर था। सुजल को तो राघव को एक मुक्के में खत्म करना था, लेकिन उल्टा खुद ही मारा गया। सुजल के साथी तुरंत दौड़कर मंच पर पहुंचे और उसका हाल देखा। सभी शिष्य सांस रोके खड़े थे। भाई सुजल, ये नहीं हो सकता। कुछ पल बाद एक शिष्य कांपते हुए बोला, भाई सुजल मर गए हैं। उनकी एलिक्सर फील्ड और डाउस्ट प्लेटफॉर्म पूरी तरह टूट चुकी है। क्या? पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। सभी की नजरें राघव पर और उनके दिल में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। ये इंसान नहीं, ये राक्षस है। एक ही पंच में सुजल को मार दिया। राघव ने बस हल्का सा कंधा घुमाया और बोला, थोड़ा धीमा हो गया मैं। जब सुजल ने हमला किया तब राघव ने अपनी सोल पावर से उसकी सारी चालें पहले ही देख ली थीं। वो उसे पूरी तरह चकमा दे सकता था, लेकिन रेल्म में अंतर होने के कारण थोड़ा सा देर हो गई। इसलिए सुजल का पंच उसके कंधे पर लग गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राघव का कंधा टूटा भी नहीं। लगता है मेरी मॉन्स्टर बॉडी की ताकत और रक्षा दोनों ही कमाल की हैं, राघव ने सोचा। बाकी डिसाइपल्स राघव की बात सुनकर सदमे में चले गए। इतना ताकतवर पंच मारकर भी कह रहा है कि थोड़ा धीमा था। ये तो आम इंसान नहीं, इसमें कुछ है। अगर मैंने सही देखा तो शायद ये रीच प्रोफाउंड की तीसरी परत में है। पर भाई सुजल तो डाउइस्ट प्लेटफॉर्म रेल्म में थे, फिर भी मर गए। मैं सपना देख रहा हूं क्या? ये सब पागलपन है। भाई सुजल, राघव ने मार डाला। सबके चेहरे पर अब भय और हैरानी दोनों थे। तुम ठीक तो हो? रीना ने डरते हुए पूछा। राघव ने अपना कंधा घुमाया और मुस्कुराकर कहा, कुछ खास नहीं, बस खरोंच है। अब कोई शक नहीं रहा। राघव कोई साधारण इंसान नहीं था, वो कुछ और ही था, शायद कुछ बहुत बड़ा। तुमने सुजल को मार डाला? वो तो डाउइस्ट प्लेटफॉर्म रियल्म में था। रीना दंग रह गई। उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। उसकी नजर में राघव के पास जरूर कोई छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले रवि टेलर को उड़ा दिया था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव खुद की ताकत से सुजल की एलिक्सर फील्ड और डाउइस्ट प्लेटफॉर्म को सिर्फ एक मुक्के में चकनाचूर कर देगा। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। मुक्के, राघव ने बेहद आराम से जवाब दिया। रीना अब भी हैरान थी। वो राघव के मुक्के को घूरती रही। कुछ समय पहले उसने राघव से पूछा था कि वो किस चीज से लड़ेगा और उसने जवाब दिया था, मुक्कों से। तब वो एकदम चुप रह गई थी। अब उसे समझ आया कि राघव सच में सिर्फ मुक्कों से ही लड़ा और सुजल को एक झटके में खत्म कर दिया। तभी, तुमने उसे मार डाला, जल्दी चलो चंचंग पीक, वापस चलते हैं। रीना ने उसका हाथ पकड़ा और दौड़ने लगी। भागने की क्या जरूरत है? लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर जो मरा वो मरा, इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते, राघव ने आंखें घुमाते हुए कहा। पर सुजल का दादा एम्परर इमॉर्टल सेक्ट के 8 ग्रेट एल्डर्स में से एक है और उसकी ताकत मेरी मां से भी ज्यादा है। और उसका पिता तो एम्परर पीक की एक शाखा का हॉल मास्टर है। अगर हम श्वानशेंग पीक नहीं लौटे तो वो तुझे मार डालेगा। तो फिर मैं देखना चाहता हूं वो मुझे मारने कैसे आएगा, राघव ने उसके हाथ से निकलते हुए कहा। तुम पागल हो,
रीना पूरी तरह घबरा गई थी। तुम्हें अभी मदद की जरूरत है, मैं अपनी बहन को बुलाती हूं। रीना अब सच में घबराई हुई थी। एम्परर इमॉर्टल सेक्ट बहुत विशाल था और इसमें कई शक्तिशाली धड़े थे। सुजल का परिवार उन्हीं में से एक था, इतना ताकतवर कि वो सेक्ट मास्टर के गुट से भी टकरा सकता था। सुजल का पिता संजय श्वनशेंग पीक के 6 हॉल मास्टर्स में से एक, जिसे लोग आयरन फेस्ट यामा कहते थे, वो प्रिंस रेल्म के शिखर पर था। अब जब सुजल मर गया था तो जाहिर है संजय आग बबूला होगा और रीना जानती थी कि वो उसे रोक नहीं पाएगी। एक छोटे से मामले के लिए क्यों अपनी मंगेतर को परेशान करना? राघव ने रीना का हाथ थामा। तुम सच में पागल हो, रीना चिल्लाई गुस्से से थरथराते हुए। तुम मर जाओगे। तभी मेरा बेटा, एक भयंकर आभा अचानक मंच की ओर दौड़ी, चीखते हुए आई। सब खत्म, आयरन फेस्ड यामा आ गया। रीना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत एक जेड टोकन निकाला और तोड़ दिया। हमें छुपना होगा, मैंने मां को संदेश भेज दिया है। वो राघव को खींचकर ले जाने लगी। रुको! संजय, आयरन फेस्ड यामा, गुस्से से दहाड़ते हुए वहां पहुंचा। उसकी आंखें लाल, उसके हाथ में सुजल की लाश। हॉल मास्टर सुजल, ये क्या मतलब है? रीना घबरा कर बोली। संजय ने राघव को घूरते हुए कहा, तूने मेरे बेटे को मारा और सोचता है तू बच जाएगा? मर जा! धड़ाम! उसके साथ ही भयंकर काली आभा में से एक विशाल हाथ राघव की ओर लपका। अब तो गया काम से। आयरन फेस्ड यामा गुस्से में है। चारों तरफ डिसाइपल्स स्तब्ध थे, लेकिन तभी हॉल मास्टर सुजल, बस कीजिए! एक और विशाल हाथ आकाश से टकराया। साथ ही एक बुजुर्ग आवाज गूंजी। धड़ाम! दोनों हाथ टकराए और इतना भयंकर कंपन हुआ कि नीचे डिसाइपल्स को खड़ा रहना मुश्किल हो गया। संजय का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। शंकर, तू मुझे रोक रहा है? इसने मेरे बेटे को मारा है। जो बुजुर्ग राघव और रीना के सामने खड़ा था वो था शंकर, श्वनशेंग पीक का रक्षक। शंकर की ताकत अनगिनत थी। सुजल लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर मरा है और सभी ने अपनी आंखों से देखा है, शंकर बोला। जब कोई उस मंच पर जाता है तब सेक्ट मास्टर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और तुम एक हॉल मास्टर क्या सेक्ट के नियम तोड़ोगे? यह सुनते ही संजय का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन कुछ कर न सका। मुझे सिर्फ यह पता है कि इसने मेरे बेटे को मारा है, राघव ने शांत स्वर में कहा। पहले बेटा हारता है, फिर बाप आ जाता है रोने। तुम जैसे लोग सेक्ट की प्रतिष्ठा पर धब्बा हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तू मरना चाहता है? संजय ने गुस्से में दहाड़ मारी। उसका प्रिंस रेल्म का ऑरा गरजने लगा। क्या हॉल मास्टर सुजल सच में ये लड़ाई लड़ना चाहता है? शंकर ने भी तैयारी कर ली। तभी 3 भयंकर आभाएं मंच पर उतरीं। 3 मिडिल एज्ड लोग जिनकी शक्ति किसी नदी के प्रलय जैसी थी। ये तो प्रोटेक्टर्स हैं, डिसाइपल्स खुशी से चिल्लाए। एम्परर पीक में 4 ग्रेट प्रोटेक्टर्स और 6 हॉल मास्टर्स होते हैं। संजय चीफ हॉल मास्टर है, लेकिन इन प्रोटेक्टर्स से नीचे है। अब जो 3 आए वो थे 3 ग्रेट प्रोटेक्टर्स। प्रोटेक्टर्स समय पर आ गए हैं। शंकर को पकड़े रखो, मैं राघव को टुकड़े टुकड़े कर दूं, संजय चिल्लाया। बदतमीजी, एक प्रोटेक्टर बोला। लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर जो मरे उस पर कोई दखल नहीं दे सकता, यह सेक्ट का नियम है। इसने जरूर कोई नीच चाल चली होगी, नहीं तो मेरा बेटा मरता कैसे? संजय अभी भी मानने को तैयार नहीं था। राघव ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा बेटा बहुत महान था ना, एक मुक्का भी नहीं झेल पाया, और तुम बाप होकर भी हर बार कहते हो सामने वाला नीच था। लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर चाहे कोई भी चाल चली जाए वो नियमों के अंदर ही है, समझे ग्रेट हॉल मास्टर जी? तीनों प्रोटेक्टर्स राघव की बातें सुनकर चकित हो गए। ये दामाद कुछ खास है, उन्होंने मन ही मन सोचा। दिमाग और हिम्मत दोनों जबरदस्त। छोटे कुत्ते, मैं तुझे मार डालूंगा। संजय फिर हमला करने चला। हॉल मास्टर सुजल, ये एम्पायर पीक का लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म है, एक प्रोटेक्टर ने याद दिलाया। ठीक है, संजय ने राघव की ओर घूरते हुए कहा, क्या तू मुझसे लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर लड़ने की हिम्मत करेगा? यह सुनते ही डिसाइपल्स चौंक गए। एक हॉल मास्टर खुद एक जूनियर को लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर चुनौती दे रहा था। तीनों प्रोटेक्टर्स को संजय की यह हरकत बिल्कुल बेहूदी लगी। राघव ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक प्रिंस पीक रेल्म का बंदा मुझे लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर चुनौती दे रहा है। शंकर भी हंस पड़ा। अगर हॉल मास्टर सुजल को लड़ना ही है तो क्यों ना मुझसे आ जाए मंच पर। तुम... संजय को अपनी गलती समझ आ गई। उसने गुस्से में कहा, कमीने, तूने मेरे बेटे को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पर आज के लिए तेरी जान बख्शता हूं। यह कहकर संजय अपने बेटे की लाश उठाकर वहां से चला गया।
राघव मुस्कुराते हुए बोला, बड़े बड़े बोल, और कुछ नहीं, बिल्कुल अपने बेटे जैसे। उसकी ये बात सुनकर संजय गुस्से से कांप गया और लगभग उड़ते हुए वहां से चला गया। वो अब अपने पिता एल्डर श्याम के पास जा रहा था। हालात अब उसके काबू से बाहर थे। अब मामला और बिगड़ेगा, रीना ने चिंता में कहा। संजय का पिता एम्परर इमॉर्टल सेक्ट के 8 महान बुजुर्गों में से एक था। वो 9 शिखरों में से एक का अधिपति था और उसके अधीन था मुख्य शिष्य मोहित। हालांकि एम्परर पीक को सबसे ताकतवर माना जाता है, लेकिन असल में श्वनशेंग पीक का स्तर सबसे ऊपर है और उसका कारण है मोहित की शक्ति, जो कि पूरे सेक्ट में डिसाइपल्स के बीच नंबर 1 है। अब राघव ने खुले तौर पर मोहित के गुट से दुश्मनी मोल ले ली थी। क्या डरना, एक हॉल मास्टर ही तो है, राघव ने दांत दिखाते हुए कहा। उसे अच्छी तरह पता था एल्डर श्याम और मोहित एक ही धड़े के हैं, और जब पहले से ही मोहित से दुश्मनी हो चुकी है तो अब एक दुश्मन और सही। दामाद वाकई में बहुत बहादुर और समझदार है, एक प्रोटेक्टर ने कहा, लेकिन श्वनशेंग पीक वाले ये बात इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए अभी के लिए तुम्हें एम्परर पीक के अंदर ही रहना चाहिए। राघव अब पूरी तरह चेतन हो चुका था और उसने सुजल जैसे प्रतिभाशाली को मार गिराया था। अब उसे पहले की तरह हल्के में नहीं लिया जा सकता था। जो लोग सेक्ट के नियम नहीं मानते उन्हें सीधे सेक्ट से बाहर निकाल देना चाहिए, राघव ने ठंडे लहजे में कहा। प्रोटेक्टर कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन राघव की बात सुनकर चुप रह गया। बस सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ शंकर को सलाम कर तीनों प्रोटेक्टर्स वहां से चले गए। अगर सब कुछ इतना आसान होता तो एम्परर इमॉर्टल सेक्ट में कभी गुटबाजी होती ही नहीं। चलो घर चलते हैं, रीना ने राघव का हाथ पकड़कर कहा और उसे एम्परर पीक की ओर ले गई। शंकर भी उनके पीछे पीछे चुपचाप चल रहा था। उनके जाते ही एम्परर पीक के डिसाइपल्स में हड़कंप मच गया। हे भगवान, सुजल सच में मर गया। डॉइस्ट प्लेटफॉर्म रेल्म में होते हुए भी वो एक ही मुक्के में ढेर हो गया। राघव की ताकत डरावनी है। अब से कोई भी राघव को नहीं छेड़ेगा। वो अब पागल नहीं रहा, वो एक राक्षस बन गया है। सुजल मारा गया है, अब कौन राघव से दुश्मनी लेगा? मुझे लग रहा है आज के बाद सेक्ट में बहुत कुछ बदलने वाला है। इधर राघव, रीना और शंकर पहले ही एम्परर पीक लौट चुके थे। उसी समय शकुंतला जी भी तेजी से वहां पहुंची और रीना से पूरी बात जाननी चाहिए। रीना ने सब कुछ विस्तार से और जोश में आकर बताया कैसे राघव ने सुजल को सिर्फ अपने मुक्के से मार डाला। शकुंतला जी का चेहरा सुनते सुनते बदलता गया। वो हैरानी से बार बार राघव को देख रही थी। आज राघव ने उसे बार बार चौंकाया था। पहले हॉल में रवि टेलर पर हमला करना, फिर कनिका का इलाज करने के लिए मिस्टिक आइस केव मैंशन जाना और अब सुजल को एक ही झटके में खत्म करना। क्या ये वही नालायक दामाद था? काफी देर सोचने के बाद शकुंतला जी ने रीना और शंकर को बाहर भेज दिया। अब हॉल में सिर्फ शकुंतला जी और राघव थे। शकुंतला जी ने राघव की ओर देखा और बोली, कणिका के लिए जो तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। राघव शांत रहा और बोला, मैंने पहले भी कहा था, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि कणिका मेरी पत्नी है, शुक्रिया की जरूरत नहीं है। शकुंतला जी कुछ पल चुप रही, फिर गंभीर लहजे में पूछा, क्या तुम वाकई राघव ही हो? राघव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सासू मां, आप मुझे पहचानती नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। शकुंतला जी ने सिर हिलाया और फिर गहरी नजरों से उसे घूरने लगी। राघव ने सिर हिलाया और कहा, आप ये पूछना चाहती हैं कि जब से मेरी याददाश्त लौटी है मेरी ताकत कैसे इतनी बढ़ गई? शकुंतला जी ने हल्के में सिर हिलाया। राघव खड़ा हुआ, बाहर की ओर चला और बोला, माफ कीजिए, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अब मेरी हालत बहुत अच्छी है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कणिका ने किसी नालायक से शादी की है। एक दिन आप खुद समझेंगी, कणिका दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है क्योंकि उसका पति राघव है। शकुंतला जी उसकी पीठ को देखते रह गई और एक अजीब सा एहसास उसके मन में छा गया। राघव के अंदर एक ऐसी आत्मविश्वास की चमक थी जो उसने अपने पति एम्परर इमॉर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर में भी कभी नहीं देखी थी। ये कुछ अलग है, बहुत अलग। शकुंतला जी ने सिर हिलाते हुए सोचना छोड़ दिया, लेकिन फिर अचानक कुछ याद आ गया। उसने अपना माथा पीटा और कहा, अरे नहीं, मैं उससे कनिका की ड्यूल सोल्स वाली समस्या के बारे में पूछने वाली थी और भूल गई। जब वो दरवाजे की तरफ देखने लगी तब तक राघव जा चुका था। कोई बात नहीं, बाद में पूछ लूंगी, फिलहाल मुझे दूसरी चिंता है।
सदर्न डोमेन के बुजुर्ग कणिका को ले जाने की फिराक में हैं। शकुंतला जी अब एम्परर पीक में न रुकते हुए सीधे मिस्टिक आइस केव मैंशन लौट गई। कुछ दिन पहले एक अनोखी घटना घटी थी। 90,000 मील तक फैली हुई एक रहस्यमयी ऊर्जा जिसमें सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव भी था। इस घटना ने पूरा सदर्न डोमेन हिला दिया था और कई पुराने अमर एम्परर इमॉर्टल सेक्ट पहुंचे कणिका को ले जाने की इच्छा लेकर। सेक्ट के पूर्वजों ने उन सभी को रोका, लेकिन आज की घटना के बाद कणिका एक खास अस्तित्व बन चुकी थी। इतना सब कुछ होते हुए भी किसी को नहीं पता था कि इस सब के पीछे राघव था। चाहे वो 90,000 मील की ऊर्जा हो या कणिका का डिवाइन बॉडी एक्टिवेट होना, सब कुछ राघव की वजह से हुआ था। और सुजल वाली घटना ने भी सेक्ट में भूचाल ला दिया। वही बेवकूफ दामाद राघव अब ऐसा शख्स निकला जिसने डाओइस्ट प्लेटफॉर्म रेल्म के सुजल को एक मुक्के में मार गिराया। सुना है उसकी शक्ति अब रीच प्रोफाउंड थर्ड ला चंद्रवंशीर की है। यह खबर सुनकर पूरे एम्परर इमॉर्टल सेक्ट में खलबली मच गई। इसी दौरान राघव आराम से अपने कमरे की ओर लौट रहा था। हैरानी की बात यह थी कि शंकर पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही राघव वहां पहुंचा, शंकर ने गहराई से झुककर प्रणाम किया। ये बूढ़ा नौकर स्वामी को प्रणाम करता है। अगर यह दृश्य किसी और ने देख लिया होता तो शायद होश खो बैठता। च्वानशेंग पीक का रक्षक, जिसकी ताकत चारों ग्रेट प्रोटेक्टर्स के बराबर मानी जाती है, खुद को बूढ़ा नौकर कह रहा था। राघव ने हल्के से हूं कहा और बोला, तूने आज लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म पर अच्छा काम किया। स्वामी का आभार है, शंकर ने सम्मान से कहा। मुझे तुझसे कुछ पूछना है, राघव बोला। स्वामी पूछें, यह बूढ़ा कुछ नहीं छुपाएगा। राघव कुछ पल सोचते रहा, फिर पूछा, हेवन सप्रेसिंग एंशिएंट सेक्ट हर 3 साल में एम्परर इमॉर्टल सेक्ट से संसाधन मांगता है। अगली बार कब आएंगे? स्वामी, अभी से ज्यादा आधे महीने में वो फिर आएंगे, शंकर ने जवाब दिया। आधे महीने में? हां, राघव बुदबुदाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। फिर उसने एक और सवाल किया, लुओटियन सेक्रेड लैंड का हेवन सप्रेसिंग एंशिएंट सेक्ट से क्या संबंध है? लुओटियन सेक्रेड लैंड हेवन सप्रेसिंग एंशिएंट सेक्ट के अधीन है। वहां का सेंट मास्टर जवान होने पर उसी सेक्ट में शामिल हुआ था। अब वो आधा शिष्य माना जाता है, शंकर ने समझाया। समझ गया, राघव मुस्कुराया। अब उसे रवि टेलर की चालें भी समझ आने लगी थीं। राघव ने शंकर को इशारा किया कि वो जा सकता है। शंकर ने झुककर प्रणाम किया और चुपचाप दरवाजा बंद कर चला गया। राघव अब पलंग पर बैठा सोच रहा था, अभी हेवन सप्रेसिंग एंशिएंट सेक्ट के पास जाना ठीक नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि पहले मेरी मॉन्स्टर बॉडी थोड़ा और परिपक्व हो जाए। लेकिन अगर आधे महीने में वो लोग आए और रवि टेलर ने कुछ चाल चली तो एम्परर इमॉर्टल सेक्ट इसे झेल नहीं पाएगा। चाहे वो छोटा कृष्णा हो या मेरी पत्नी, मैं एम्परर इमॉर्टल सेक्ट को गिरने नहीं दूंगा। फिर उसने तुरंत शंकर को कुछ सामान इकट्ठा करने का आदेश दिया और वो सब 7 दिन के अंदर चाहिए था। अब बारी थी कल्टीवेशन की। मॉन्स्टर बॉडी की ताकत अकल्पनीय है। पहले मेरी मॉन्स्टर बॉडी थी, तब तो कल्टीवेशन की जरूरत ही नहीं थी। अब जब ये वंस इन इटर्निटी मॉन्स्टर बॉडी मिला है तो कौन सी टेक्निक सबसे उपयुक्त होगी? उसके पास अनगिनत टेक्निक्स थीं, लेकिन जरूरत थी सही चुनाव की। कृष्णा की एम्परर दाव टेक्निक बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो एम्परर एक्सट्रीम सेंट बॉडी के साथ ही मेल खाती है। चुनाई की हेवनली सनसेट इमॉर्टल टेक्निक बहुत नरम है, मेरे लायक नहीं। रोहित की 9th हेवन टेक्निक और भी बेकार है। राघव की भौहें तन गईं। क्या मुझे वही टेक्निक अपनानी चाहिए? उसके दिमाग में एक प्राचीन रहस्यमयी टेक्निक कौन थी, ताइचू होंगमेंग प्राइमोर्डियल दाओ टेक्निक। लेकिन वो थोड़ा झिझका। ये टेक्निक इतनी रहस्यमयी है कि बैरियल एम्परर्स के ओवरलॉर्ड ने भी इसे नहीं देखा। यहां तक कि मैं भी इसकी पूरी समझ नहीं रखता, और ऊपर से ये अधूरी भी है। क्या मुझे इसे अपनाना चाहिए? राघव, जो सदियों से अजेय योद्धाओं को जन्म देता आया था, वो कभी जल्दबाजी नहीं करता था। काफी देर सोचने के बाद राघव ने ठान लिया, अब जब मुझे इतनी दुर्लभ मॉन्स्टर बॉडी मिली है तो मुझे सबसे शक्तिशाली टेक्निक ही अपनानी चाहिए। अगर ये काम नहीं आई तो कोई और सही। फैसला हो गया था। जैसे ही राघव ने अपनी आत्मा की गहराई में झांका, एक प्राचीन और रहस्यमयी कल्टीवेशन टेक्निक उसकी यादों से उभरी। सिर्फ 8 अक्षरों की वो टेक्निक ऐसा आभास देती थी मानो समय की कोई पुरातन पुस्तक खुल गई हो।
जैसे अनगिनत युगों की एक अनंत नदी बहती चली जा रही हो भविष्य की ओर। उस सरल आदिम आभा ने राघव को पूर्ण एकाग्रता की स्थिति में पहुंचा दिया। जब राघव ने ताइचू होंगमेंग प्रिमोडियल दाओ टेक्निक को चलाना शुरू किया तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी दिव्य आत्मा किसी उच्च स्तर पर पहुंच गई हो। बूम! अगले ही पल राघव ने खुद को प्रारंभिक अराजकता प्राइमोडियल केओस के बीच पाया। चारों तरफ फैली होंगमेंग पर्पल ची और पुरातन शक्ति की लहरें उसके चारों ओर घूमने लगीं और उसका कल्टीवेशन तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। बूम बूम बूम! एक ही पल में राघव का कल्टीवेशन रीच प्रोफाउंड थर्ड लचंद्र वंशीर से 6 स्तर पार कर गया और वह सीधा रीच प्रोफाउंड की चरम अवस्था पीक में पहुंच गया। और इतना ही नहीं, जब राघव इस अराजक ऊर्जा में तैर रहा था तो उसकी सोल पावर आत्मिक शक्ति भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। यह देख राघव आश्चर्य और प्रसन्नता से भर गया। सच में ताइचू होंगमेंग प्राइमोडियल दाओ टेक्निक को चुनना सही निर्णय था। भले ही यह टेक्निक अधूरी है, लेकिन मेरी क्षमता के साथ शायद मैं एक दिन बाकी हिस्सा भी खोज लूं। जैसे जैसे उसने इस टेक्निक को गहराई से समझना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि यह सच में भयानक रूप से शक्तिशाली है। यह उसे एक अज्ञात दुनिया में अभ्यास करने की क्षमता देती है। उस दुनिया में उसकी सोल पावर तेजी से बहाल हो रही थी, हालांकि उसका कल्टीवेशन वहीं रुका रहा, रीच प्रोफाउंड के चरम स्तर पर। लेकिन उसकी मॉन्स्टर बॉडी लगातार शक्ति को आत्मसात कर रही थी और धीरे धीरे अपने भयावह संभावनाओं को जागृत कर रही थी। राघव के शरीर पर एक एक कर रहस्यमयी पैटर्न उभरने लगे, जिनसे एक भारी शक्ति और प्राचीन ऊर्जा निकल रही थी, ऐसी शक्ति जो पूरे संसार को दबा सके। राघव को पूरे शरीर में एक स्फूर्ति का एहसास हुआ। उसका शरीर जैसे प्राकृतिक रूप से सांस लेने लगा था, एक अद्भुत चमक के साथ। अगर वो उस समय खुद के शरीर के अंदर देखता तो देखता कि उसका खून क्रिस्टल की तरह साफ ज्वाला जैसी लाल रंग में देवताओं की नदियों की तरह उसके शरीर में बह रहा था, अथाह ऊर्जा के साथ। इस टेक्निक ने उसकी मॉन्स्टर बॉडी के अंदर एक स्वतः संचालन शुरू कर दिया था। शरीर खुद ही सांस लेने लगा था और हर सांस के साथ गरजते हुए स्वर निकलते जैसे कोई बिजली वाला राक्षस खर्राटे ले रहा हो। ऐसे ही राघव ने पूरे 7 दिन साधना में बिता दिए। अगर उसे शंकर को दिए आदेश की याद न आती तो वो और भी कई दिन इसी अवस्था में रह सकता था। 7 दिन बाद जब उसने आंखें खोलीं तो वह अज्ञात अराजक दुनिया भी एकदम से गायब हो गई। उसकी आंखों से 2 तेज रोशनी की धाराएं निकलीं, लेकिन तुरंत ही शांत होकर सहजता और पवित्रता में बदल गईं। उसने जब अपने हाथों की ओर देखा तो पाया कि उसके हाथों के पैटर्न और भी अजीब और जीवित से लगने लगे। हर दाव पैटर्न के भीतर एक अनंत शक्ति छिपी है। अब तक मैंने सिर्फ 10 पैटर्न ही सक्रिय किए हैं और मैं अब भी डाओइस्ट प्लेटफॉर्म को चूर चूर कर सकता हूं। अगर मेरी मॉन्स्टर बॉडी पूरी तरह जागृत हो गई तो नजारा क्या होगा। राघव के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मॉन्स्टर बॉडी की शक्ति वाकई में भयानक और चौंकाने वाली थी। पहले जब उसने 10 की कंडेंसिंग पिल्स ली थीं तो वो रीच प्रोफाउंड थर्ड लेयर तक गया था और सिर्फ 2 डाव पैटर्न सक्रिय हुए थे। अब इस टेक्निक की वजह से उसने 8 और पैटर्न खोल लिए। अब उसके पास कुल 10 पैटर्न थे और उसका कल्टीवेशन भी चरम पर पहुंच चुका था। अगर मेरी मॉन्स्टर बॉडी पूर्ण जागृति की अवस्था ग्रेट सक्सेस में पहुंच गई तो शायद मैं सभी डाव को अपने पैरों तले दबा सकूं। राघव के मन में यह बात आई। ताइचू होंगमेंग प्रिमोडियल दाओ टेक्निक चुनना वाकई सही फैसला था। ऐसा लग रहा था मानो मॉन्स्टर बॉडी और ये टेक्निक पहले से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। जब वो साधना करता तो उसका शरीर अपने आप ऊर्जा को निगलता और बाहर छोड़ता, बिना किसी कन्वर्जन प्रोसेस के। जहां आम कल्टीवेटर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी को शरीर में खींचकर ट्रू ची में बदलना पड़ता था, वहां राघव का शरीर खुद ही ये सब करता था। किसी टेक्निक की जरूरत भी नहीं। ठक ठक! अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने विचारों को समेटा और दरवाजा खोला। क्या कर रहे हो तुम? चुपके चुपके कमरे में इतने दिन छिपे हो? कहीं मेरी बहन को धोखा तो नहीं दे रहे? कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड वगैरह? जैसे ही दरवाजा खुला, रीना बिना रुके बकबक करने लगी और कमरे में झांकने लगी। राघव ने उसकी माथे पर चटका लगाया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई मेरी पत्नी से बेहतर है? रीना ने दर्द में आयो चिल्लाया और अपनी लाल हुई माथे को सहलाती हुई गुस्से में बोली, बदतमीज! होश में आने के बाद तुम मेरी बहन से इतने प्यारे हो गए, लेकिन मुझसे तो जैसे कोई दुश्मनी है। मैं भी तुम्हारी साली हूं आखिर। राघव मुस्कुराया और बोला,
तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूं। रीना कुछ पल चुप रही, फिर अकड़ते हुए बोली, तो क्या हुआ, मान लूं तो हूं ना। चलो अब बताओ क्या काम है। राघव ने उसकी तरफ देखा। अरे हां, असली बात तो मैं भूल ही गई। रीना अब गंभीर हुई। इन 7 दिनों में जब तुम ध्यान लगा रहे थे, एम्परर इमॉर्टल सेक्ट टूटने की कगार पर पहुंच गया था। ओह, राघव ने चौंकते हुए पूछा, क्या मेरी वजह से, क्योंकि मैंने सुजल को मारा था? बिल्कुल नहीं, रीना ने जोर से कहा, यह सब मेरी बहन की वजह से हुआ। मिस्टिक आइस केव मैंसन में जब तुमने मेरी बहन की ड्यूल सोल्स की समस्या ठीक की, तब एक ऐसी एनोमाली हुई कि पूरा साउथर्न डोमेन हिल गया। हर जगह से शक्तिशाली लोग आए उसे अपना शिष्य बनाने, लेकिन हमारी मां नहीं चाहती थी कि वो एम्पायर इमॉर्टल सेक्ट छोड़े, जबकि एल्डर श्याम की गुट चाहता था कि वो दूसरी सेक्ट जाए ताकि हम हेवन सप्रेसिंग एंशिएंट सेक्ट के दबाव से बच सकें। दोनों पक्ष टकरा गए, लगभग युद्ध की नौबत आ गई थी। पर तुम तो ऐसे सुन रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रीना ने राघव की शांत प्रतिक्रिया देखकर नाक चढ़ा दी। तो क्या तुम्हारी बहन खुद भी सेक्ट छोड़ना नहीं चाहती थी? राघव ने पूछा। रीना चौंकी। तुम्हें कैसे पता? बस एक अंदाजा था। राघव मुस्कुराया। तो क्या तुम जानते हो कि वो क्यों नहीं जाना चाहती? रीना ने रहस्य से पूछा। राघव ने कुछ सोचा और कहा, क्योंकि वो अपने परिवार से जुड़ी है और शायद वो एम्परर इमॉर्टल सेक्ट को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी महसूस करती है। रीना हंसने लगी। तुमने आधा सही कहा। मेरी बहन ने कहा, पत्नी हमेशा अपने पति के साथ चलती है, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। ये सुनते ही राघव के मन के किसी कोने में कुछ बज उठा, जैसे दिल की किसी पुरानी तार को किसी ने छेड़ दिया हो। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो फिर से पहले वाला भोला राघव लगने लगा। तुम्हारी बहन कहाँ है? राघव ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया। रीना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वो मुख्य सभा हॉल में है। रवि टेलर बहुत परेशान करता है, बार बार मेरी बहन के पीछे पड़ा रहता है और वहां मोहित भी है। तुम जल्दी से वहां पहुंचो। इसी वक्त शंकर चुपचाप वहां आ गया। दूसरी राजकुमारी, दामाद जी, दादाजी, आपने डरा ही दिया। रीना चौंक गई। शंकर हल्के से मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी जी, आप चलिए। एल्डर ने मुझसे कहा है कि मैं दामाद जी से कुछ बात करूं। मां ने राघव को बुलाया है। ठीक है, मैं चलती हूं। राघव, तुम जल्दी आ जाना। रीना कहती हुई चली गई। जैसे ही वह गई, शंकर ने आदरपूर्वक कहा, मालिक, आपने जिन चीजों को मंगवाया था वो सब तैयार हैं। इतना कहकर उसने एक जेड ब्रेसलेट निकाला। राघव ने वह कंगन लिया और मन में सोचते ही अपनी आत्मा उस कंगन के अंदर भेज दी। यह एक स्पेस आर्टिफैक्ट था, वस्तुएं रखने के लिए। कंगन के अंदर ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स, एक गहरा काला पत्थर, एक रक्त लाल कलम और एक डीमन बीस्ट का कोर मौजूद था। यही चीजें राघव को चाहिए थीं। बहुत अच्छा काम किया। राघव ने आत्मा को वापस खींचा और प्रशंसा की। यह मेरा सौभाग्य है मालिक, शंकर ने झुकते हुए कहा। फिर वह बोला, एक और बात है, हेवन सप्रेसिंग एंशिएंट सेक्ट शायद तय समय से पहले ही आ रहा है। ओह, राघव थोड़ा हैरान हुआ। शंकर ने बताया, लगता है उन्होंने राजकुमारी के बारे में सुन लिया है, इसलिए जल्दी आ रहे हैं। राघव के मन में 4 शब्द उभरे, कुटिल इरादों वाले मेहमान। उसने हाथ हिलाकर कहा, तुम जा सकते हो, यह सेवक अनुमति लेकर चला जाता है। कहकर शंकर चला गया। शंकर के जाने के बाद राघव सभा हॉल की तरफ नहीं गया, बल्कि अपने कमरे में लौट आया और तीनों वस्तुएं, काला पत्थर, रक्त कलम और डीमन कोर, सामने रखीं। फिर उसने जेड ब्रेसलेट अपनी कलाई पर पहना, चेहरा शांत। हम अगले ही पल कंगन से रहस्यमयी रोशनी निकली और राघव के हाथ को ढक लिया। राघव ने दाएं हाथ में रक्त कलम और बाएं में डीमन कोर लिया और काले पत्थर पर कुछ लिखना शुरू किया। हम तुरंत ही एक दैवीय आभा उठी। काला पत्थर कांपने लगा जैसे कुछ विरोध कर रहा हो। स्थिर हो जा, राघव ने हल्की सी आज्ञा दी और पत्थर शांत हो गया। फिर उसने डीमन कोर को हल्के से दबाया, जिससे वह दरारों में बट गया। राघव ने कलम से उसमें से रक्ताभ ऊर्जा को खींचा, जो इतना शक्तिशाली था कि कुछ ही पल में कोर पूरी तरह चूर चूर हो गया। राघव ने फिर काले पत्थर पर एक शब्द लिखा, सप्रेस, दमन। जब शब्द पूरा हुआ, कलम की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। राघव ने कोई ध्यान नहीं दिया और अब पत्थर को पलटकर दूसरा शब्द लिखा, स्वर्ग। जब दोनों शब्द पूरे हुए, कलम गायब हो गई और जेड ब्रेसलेट में रखे स्पिरिट स्टोन्स पूरी तरह से खाली हो गए। राघव ने उस पत्थर को उठाया और दोनों हाथों से हल्का सा दबाया।
क्रैक 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 पान पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे और कुछ ही पलों में वह एक काले रंग की एंशिएंट ऑर्डर बन गई, जिस पर एक तरफ लिखा था सप्रेस और दूसरी तरफ हेवन। राघव ने उसे देखा और संतुष्ट होकर फिर से ब्रेसलेट में रख दिया। अब वह चल पड़ा सभा हॉल की ओर, यह देखने के लिए कि वो दोनों कुत्ते अब क्या कर रहे हैं। सभा हॉल के अंदर कणिका, रीना, रवि टेलर और मोहित मौजूद थे। वहां का माहौल कुछ अजीब सा था। रवि टेलर कणिका को मुस्कुराकर देख रहा था, लेकिन साथ ही मोहित को ताने भी मार रहा था। वहीं मोहित कणिका की बढ़ चढ़कर तारीफ कर रहा था, लेकिन रवि टेलर को नीचा दिखा रहा था। कणिका, क्या करूं कि तुम मुझसे शादी करने को मान जाओ, रवि टेलर ने मुस्कुराते हुए कहा। कणिका कुछ कहने ही वाली थी कि मोहित हंसते हुए बोल पड़ा, सुजल भाई को जरा भी शर्म नहीं है। कणिका तो पहले से शादीशुदा हैं और अगर नहीं भी होती तो भी वो मोहित जैसे को ही चुनती, तुम जैसे को नहीं। मोहित, क्या सच में मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? रवि टेलर गुस्से में आग गब्बूला हो उठा। कभी दोनों मिलकर राघव को हटाना चाहते थे, अब एक दूसरे के खिलाफ ही भिड़े हुए थे। सुजल भाई, बात को बढ़ा रहे हो, मैंने सिर्फ सच कहा है, क्या वो भी लड़ाई है? मोहित शांत चेहरे से बोला, बचपन से मैं और छोटी बहन साथ हैं, तो अगर बात चुनाव की हो तो पहला हक मेरा बनता है। रवि टेलर तो गुस्से में फटने ही वाला था। तुमने मुझसे कुछ दिन पहले क्या कहा था, बताऊं सबको? रवि टेलर ने कहा। अब उसकी आवाज में चेतावनी थी। इसी पल राघव अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, कह डालो ना, मैं भी सुनना चाहता हूं कि तुम लोगों ने मेरे खिलाफ क्या साजिशें रची थीं। राघव, रवि टेलर ने घूरते हुए कहा, तुम अभी तक जिंदा हो? मोहित की हत्या की कोशिश से बच गए? मोहित ने भी सीधा मुंह बनाते हुए कहा, रवि भाई झूठ मत फैलाओ। राघव, रीना की आंखों में चमक आ गई। कणिका उठकर उसकी ओर चली आई और बोली, पतिदेव, मेरी प्यारी पत्नी कितनी सुंदर लग रही हो, इन कुछ दिनों में और भी निखर गई हो। राघव ने हंसते हुए उसे कमर से थाम लिया। कणिका थोड़ा शर्मा गई पर विरोध नहीं किया। मीठे बोल वाले, उसने मुस्कुराकर कहा। मोहित की आंखों में हत्या की चमक उभरी, लेकिन उसने उसे छिपा लिया। राघव ने रवि टेलर को घूरते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी को थामे खड़ा हूं, तुम्हारा क्या जाता है इसमें? कई दिनों से हमारे घर में बकवास कर रहे हो, अब निकलो यहां से। रवि टेलर को गुस्सा आया पर बोल नहीं पाया। अभी हम मेरी हत्या की योजना पर बात कर रहे थे ना, जारी रखो, मैं यहीं हूं। रवि टेलर और मोहित दोनों चुप हो गए। कणिका, मैं यकीन दिलाता हूं तुम एक दिन मेरे पास लौटोगी, अभी के लिए जा रहा हूं। रवि टेलर उठ खड़ा हुआ। हेवन सुप्रेसिंग एंशिएंट सेक्टर जल्द ही आ रहा है, यह सोचकर वह मन ही मन मुस्कुराया। छोटी बहन, मैं भी चल रहा हूं, मोहित ने कहा। इसी समय एक शिष्य दौड़ता हुआ आया। राजकुमारी, हेवन सप्रेसिंग एंशिएंट सेक्ट के लोग आ गए हैं। एल्डर ने कहा है कि आप तुरंत कृष्णा हॉल में पहुंचे। रवि टेलर और मोहित वहीं रुक गए और कणिका की ओर देखने लगे। रवि टेलर की आंखों में चमक आ गई। ईश्वर भी हमारे साथ है। मोहित की हालत थोड़ी खराब हो गई। मैं समझ गई, कणिका ने शांत स्वर में कहा, मानो उसे पहले से खबर थी। दीदी, अब क्या होगा? रीना घबरा गई। कुछ नहीं, चिंता मत करो, कणिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। राघव भी खड़ा हुआ और बोला, तो आ ही गए, देखता हूं क्या दम है उनमें। हा हा हा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, देखता हूं बाद में यही बोल पाते हो या नहीं। रवि टेलर ने हंसते हुए ताना मारा। मोहित ने कणिका से कहा, छोटी बहन, चलो हम चलते हैं, राघव को यहीं रहने दो। उसके जैसे लोगों की बातें अगर वहां सुनी गई तो एम्परर इमॉर्टल सेक्ट ही खतरे में पड़ जाएगा। रवि टेलर ने आग में घी डालते हुए कहा, अरे ले चलो इस बेफिक्र इंसान को भी, क्या पता इसके भ्रम टूट जाएं। कणिका थोड़ी झिझकी और फिर राघव से बोली, पति, शायद तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन राघव मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम मुझे नहीं ले गई तो मैं खुद चला जाऊंगा। कणिका ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम चलो, लेकिन कोई बकवास नहीं करोगे, समझे? चिंता मत करो। राघव हंस दिया। कणिका को उसकी हंसी देखकर एक झटका सा लगा, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता था। कृष्णा ग्रेट हॉल, जिसे कृष्णा ग्रैंड हॉल भी कहा जाता है, एम्परर इमॉर्टल सेक्ट का सबसे ऊंचा सभा स्थान था, जहां केवल सबसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जाती थी। और इस समय कृष्णा ग्रैंड हॉल में एम्परर इमॉर्टल सेक्ट के कई दिग्गज एकत्रित हो चुके थे। सभी 8 महान एल्डर्स जो एम्परर इमॉर्टल सेक्ट की रीढ़ थे वहां मौजूद थे। साथ ही कई शक्तिशाली रक्षक भी बुलाए गए थे। महेंद्र, जो एम्परर इमॉर्टल सेक्ट के पहले ट्रिब्यूटर थे, उन्हें भी आमंत्रित किया गया था।
गौर करने की बात यह थी कि पिछले 7 दिनों से लापता रहने के बाद महेंद्र जब लौटे तो उनकी आभा पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी, मानो उन्होंने अपनी शक्ति में एक और स्तर पार कर लिया हो। उनकी आंखें दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं, इतनी तीव्र कि कोई उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हेवन सप्रेसिंग एंशिएंट सेक्ट के आने की खबर ने भी महेंद्र को जरा भी विचलित नहीं किया, क्योंकि वह ईस्ट डेसोलेशन मेडिसिन पवेलियन से आए एक महान एल्केमिस्ट थे और उनके जैसे को हेवन सप्रेसिंग एंशिएंट सेक्ट से डरने की जरूरत नहीं थी। यही कारण था कि महेंद्र को फर्स्ट ट्रिब्यूटर की उपाधि दी गई थी। यहां तक कि 8 महान एल्डर भी उन्हें पूरा सम्मान देते थे। श्वनशेंग पीक के रवि टेलर जैसे एल्डर उन्हें अपनी ओर करने की कोशिश करते रहते थे। ट्रिब्यूटर महेंद्र जब महेंद्र सभा हॉल में पहुंचे तो कई रक्षकों ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। 8 एल्डर भी उनका पूरा सम्मान करते हुए बोले, ब्रदर महेंद्र। सिर्फ शकुंतला जी ही उन्हें ब्रदर महेंद्र कह पाई, क्योंकि वह कभी ईस्ट डेसोलेशन पवेलियन में 1 साल तक पढ़ाई कर चुकी थी। हालांकि शकुंतला जी की प्रतिभा साधारण थी और वह आगे नहीं बढ़ सकी, पर महेंद्र वास्तव में उनके सीनियर माने जाते थे। सभी को मेरा नमस्कार। महेंद्र ने भी मुस्कुराकर हाथ जोड़े और बैठ गए। सभी अन्य भी अपनी जगह बैठ गए। हेवन सप्रेसिंग एंशिएंट सेक्ट आ चुका है, एल्डर श्याम ने गंभीर स्वर में कहा। इन 4 शब्दों ने कृष्णा ग्रैंड हॉल का वातावरण अचानक तनावपूर्ण बना दिया। हर किसी को लगा जैसे कोई अदृश्य पहाड़ उन पर गिर पड़ा हो। सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। एम्परर इमॉर्टल सेक्ट के लिए हेवन सप्रेसिंग एंशिएंट सेक्ट एक विशाल डर था, एक ऐसा विरोधी जो उनकी गर्दन पर हर समय लटकता रहता। जब से एम्परर इमॉर्टल सेक्ट उस युद्ध में हार गया था, उन्हें हर 3 साल में अपनी संसाधन जैसे स्पिरिट स्टोन्स हेवन सप्रेसिंग सेक्ट को देने पड़ते थे। इस तरह के दबाव में यह एक बार का अजेय पंथ अब सिर्फ कृष्णा अपर कंट्री के एक कोने तक सीमित रह गया था। हेवन सप्रेसिंग सेक्ट वाकई बहुत जालिम है, एक रक्षक ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा। उनका नाम सुनते ही हर कोई एक साथ डर और घृणा महसूस करता था। उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी और कोई भी साधारण पंथ उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा एम्परर इमॉर्टल सेक्ट शायद 2 या 3 साल में ही पूरी तरह बिखर जाएगा। 6ठे एल्डर ने भारी मन से कहा। खबर है कि इस बार हेवन सप्रेसिंग सेक्ट हमारी इमॉर्टल क्लाउड माइन छीनने आया है, एल्डर श्याम ने गंभीरता से बताया। इमॉर्टल क्लाउड माइन? पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। वो तो हमारे स्पिरिट स्टोन्स की मुख्य खान है, अगर वो चली गई तो हमारा पंथ सच में खत्म हो जाएगा। शकुंतला जी का चेहरा पीला पड़ गया। पूर्वजों ने क्या कहा? दूसरे एल्डर ने पूछा। स्वाभाविक है, दे दो, एल्डर श्याम ने आंखें मिचकाते हुए कहा। सभी की नजरें महेंद्र की तरफ मुड़ गईं। क्या वो कोई रास्ता निकाल सकते थे? लेकिन महेंद्र तो आधी आंख बंद किए बैठे थे, मानो उन्हें फर्क ही न पड़ता हो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसी समय बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। मोहित, रवि टेलर, कणिका और राघव हॉल में दाखिल हुए। राघव! कई एल्डर और रक्षक हैरान हो गए। एल्डर श्याम का चेहरा गुस्से में काला पड़ गया। उसके पोते सुजल को राघव ने मारा था और अब वही राघव ऐसे चलकर आ गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। कणिका, मोहित और रवि टेलर ने झुककर सबका अभिवादन किया। एल्डर्स को प्रणाम। लेकिन राघव सीधा खड़ा रहा, ना झुका ना कोई अभिवादन। राघव, एल्डर्स को देखकर झुकता क्यों नहीं? एल्डर श्याम के पीछे खड़े एक रक्षक ने गुस्से में कहा, और धमकाने वाली शक्ति छोड़ दी। बूम! अगले ही पल वो रक्षक जोर से पीछे धकेल दिया गया। वो चौंक कर महेंद्र की ओर मुड़ा। ग्रेट सैक्रिफिशियल ऑफिसर, आपने ऐसा क्यों किया? एल्डर श्याम ने भी हैरानी से महेंद्र को देखा, लेकिन महेंद्र शांत मुद्रा में खड़े हुए, जल्दी से उठे और राघव के सामने आकर झुक गए। मास्टर आ चुके हैं, कृपया स्थान ग्रहण करें। मास्टर! पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। एल्डर श्याम और मोहित तो हक्का बक्का रह गए। महेंद्र जैसा शख्स राघव को मास्टर बुला रहा था। कणिका, शकुंतला जी और रवि टेलर के चेहरे पर हालांकि कोई हैरानी नहीं थी। रवि टेलर ने ईर्ष्या से राघव की ओर देखा और मन में सोचा, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर महेंद्र तुम्हें मास्टर माने? जब हेवन सप्रेसिंग सेक्ट आ जाएगा तब असली राजा मैं बनूंगा। राघव मुस्कुराया। लगता है तुमने खुद को अच्छी तरह ठीक कर लिया है।
सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे आपने कहा था मास्टर, महेंद्र ने आदर से उत्तर दिया। राघव ने कणिका से कहा, पत्नी तुम वहां बैठो जहां महेंद्र बैठते हैं। कणिका थोड़ी चौंकी और बोली, वो मास्टर महेंद्र की जगह है, मैं वहां कैसे बैठ सकती हूं? कोई बात नहीं, महेंद्र ने फौरन कहा। पर कणिका ने फिर मना कर दिया और राघव ने कहा, अगर मेरी पत्नी नहीं बैठेगी तो तुम बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं खड़ा रह लूंगा, महेंद्र बोला। अगर मास्टर की पत्नी नहीं बैठी तो मैं कैसे बैठ सकता हूं? यह देखकर सभी एल्डर चुप हो गए। जो राघव से दुश्मनी रखने आए थे अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब एल्डर श्याम ने मुद्दे पर वापसी की। हेवन सप्रेसिंग सेक्ट हमारी इमॉर्टल क्लाउड माइन पर कब्जा करने आ रहा है। मोहित और कणिका, तुम दोनों की क्या राय है? कणिका गंभीर स्वर में बोली, अमोर्टल क्लाउड माइन हमारे पंथ की जान है। अगर हमने इसे दे दिया तो स्पिरिट स्टोन्स का स्रोत खत्म हो जाएगा। हमें इसे नहीं देना चाहिए। मोहित ने समर्थन किया, हां, अगर हमने खान दी तो हमारा पंथ टूट जाएगा। बिल्कुल, एल्डर श्याम ने सिर हिलाया, लेकिन अगर हम मना करें तो हम समझौता तोड़ देंगे और हेवन सप्रेसिंग सेक्ट हम पर हमला कर देगा। इससे पंथ और जल्दी बिखर सकता है। अब सभी परेशान हो गए, कोई हल नहीं सूझ रहा था। इसी बीच रवि टेलर ने चुप्पी तोड़ी। एल्डर्स, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम अपनी खान बचा सकते हैं। सब उसकी ओर मुड़े। क्या मतलब? रवि टेलर ने धीरे से राघव की ओर देखा और मुस्कुराया। मेरे पिता ने कभी हेवन सप्रेसिंग सेक्ट में की थी, और जो लोग इस बार आ रहे हैं उनमें से एक मेरे पिता के जूनियर शिष्य हैं, यानी मेरे चाचा। अगर मैं उनसे कुछ मीठे बोल बोलूं तो शायद वो मान जाए। यह सुनकर पूरे हॉल के लोग हैरान रह गए। आने वाला रवि टेलर का चाचा है। कुछ रक्षकों के दिलों में अब रवि टेलर के लिए दुश्मनी सी पैदा होने लगी थी। ईस्ट डेसोलेशन डोमेन में कौन नहीं जानता कि एम्परर इमॉर्टल सेक्ट और हेवन सप्रेसिंग एंशंट सेक्ट के बीच पुरानी दुश्मनी है। हेवन सप्रेसिंग सेक्ट के लोगों के लिए एम्परर इमॉर्टल सेक्ट के दिल में जरा भी सम्मान या दोस्ती नहीं थी। अब अगर इस बार हेवन सप्रेसिंग सेक्ट से जो व्यक्ति आया है वो रवि टेलर का मार्शल अंकल है, तो स्वाभाविक है कि एम्परर इमॉर्टल सेक्ट के कई लोगों को रवि टेलर पर गुस्सा आया। राघव को रवि टेलर की उस उकसाने वाली नजर से एक हल्की सी हत्या की भावना महसूस हुई। उसे अब साफ समझ आ गया कि रवि टेलर का प्लान वही है जो वह पहले से भांप चुका था। कृष्णा ग्रैंड हॉल में खड़े रवि टेलर ने माहौल में छिपे तनाव को महसूस करते हुए भी पूरा आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, पूर्वजों, आप लोग मेरे सुझाव के बारे में क्या सोचते हैं? एल्डर श्याम हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर ये वाकई काम कर जाए तो जाहिर है हमें यंग मास्टर रवि को कहकर कुछ शब्द बुलवाने पड़ेंगे। पर बताइए, इसके बदले आप क्या चाहते हैं? क्योंकि एल्डर के पद पर बैठने वाले आमतौर पर समझदार और अनुभव वाले होते हैं, उन्हें पता था कि रवि टेलर यूं ही मुफ्त में मदद नहीं करेगा। आखिर एम्परर इमॉर्टल सेक्ट और लोटियन सीक्रेट लैंड पहले ही कणिका और राघव की शादी को लेकर लगभग दुश्मन बन ही चुके थे। अगर रवि टेलर अब मदद करने को तैयार हो गया तो उसके पीछे कुछ तो बात जरूर होगी। शकुंतला जी ने भी थोड़ी भौहें चढ़ाईं। उसे पहले से ही रवि टेलर का इरादा समझ में आ चुका था। यह सब कणिका को लेकर था। रवि टेलर बोला, पहले मेरी और कणिका की शादी तय थी, लेकिन मैं उस वक्त प्रिंस रैंक पाने के लिए बंद कमरे में साधना कर रहा था। जब तक बाहर निकला कणिका की शादी हो चुकी थी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पछतावा है। फिर उसने अपना असली मकसद बताया, इस बार मैं कणिका का हाथ मांगने आया हूं। अगर वो मुझसे शादी करे तो मैं एम्परर इमॉर्टल सेक्ट की ये मुसीबत खुद हल कर दूंगा। आप सब क्या सोचते हैं? अब रवि टेलर फिर से उसी विश्वास से भरे पीछे से खेल खेलने वाले रणनीतिक खिलाड़ी की तरह दिखाई देने लगा। उसे अच्छी तरह पता था एम्परर इमॉर्टल सेक्ट की इस हालत में कोई कुछ नहीं कर सकता, न राघव, न मोहित और न ही महेंद्र। भले ही महेंद्र एक 6 स्तर के एल्केमिस्ट हैं, पर वो पूरी ईस्ट डेसोलेशन मेडिसिन पवेलियन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनका एम्परर इमॉर्टल सेक्ट में होना सिर्फ शकुंतला जी के बुलावे पर है। वो कोई स्थायी हिस्सा नहीं है। हेवन सप्रेसिंग सेक्ट जैसी बड़ी ताकत को महेंद्र रोक नहीं सकते, और न ही राघव। इसीलिए रवि टेलर को पूरा भरोसा था कि वो ही अकेला इस समस्या का हल है। मैं इनकार करती हूं, कणिका ने बिना एक पल गंवाए सख्ती से जवाब दिया। तुम्हारे इनकार करने की कोई अहमियत नहीं। ग्रेट एल्डर ने नाराज होकर कणिका की तरफ देखा और रवि टेलर से मुस्कुराते हुए बोले, इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन यंग मास्टर रवि,
आपको अपना वादा निभाना होगा। बिल्कुल, मैं अपने वचनों का पक्का हूं, रवि टेलर ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। यह सचमुच एक समाधान हो सकता है। एल्डर श्याम ने भी सिर हिलाया। बाकी एल्डर्स भले रवि टेलर को पसंद न करते हों, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। मैंने कहा मैं इनकार करती हूं। कणिका की आंखों में सख्त संकल्प था। तुम्हारे पास मना करने का हक नहीं है, एल्डर श्याम ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुमने 7 दिन पहले इमॉर्टल किंग हॉल या सन स्वॉलोइंग सेक्ट जाना स्वीकार कर लिया होता तो आज हमारा पंथ इस हालत में नहीं होता। यह सब तुम्हारे ही फैसले का नतीजा है। 7 दिन पहले एम्परर इमॉर्टल सेक्ट की एक अद्भुत घटना से पूरा सदर्न डोमेन हिल गया था। कई प्राचीन शक्तिशाली संप्रदायों ने अपने दूत भेजे, जैसे इमॉर्टल किंग हॉल और सन स्वॉलोइंग सेक्ट, ताकि कणिका को अपने साथ ले जाए। पर कणिका ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो अपने पति राघव के साथ ही रहेगी। एल्डर श्याम, ग्रेट एल्डर, यहां तक कि उसकी मां शकुंतला जी और सेक्ट के पूर्वज भी चाहते थे कि वो किसी महान संप्रदाय में शामिल हो जाए, पर कणिका ने इनकार कर दिया, जिससे सेक्ट के अंदर टकराव होते होते बचे। अगर तुमने तब ये सेक्ट चुना और अब भी इसकी होली डॉटर हो तो तुम्हें अपने कर्तव्यों को निभाना होगा, ग्रेट एल्डर ने सख्ती से कहा। कणिका का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, पर उसकी आंखों में अडिग हिम्मत थी। राघव और मेरी शादी हो चुकी है, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी शादी खुद एक मजाक है, क्या तुम सच में उसे वैध मानती हो? एल्डर श्याम ने उस पर तंज कसा। कणिका, शायद तुम्हें मान जाना चाहिए। अब शकुंतला जी भी धीरे से बोली। उसने राघव की ओर नहीं देखा, बस कणिका को देखती रही। सच कहूं तो तुम्हारी और राघव की शादी एक नाटक थी और अब वो नाटक खत्म हो गया है। कल मैं किसी को भेजकर राघव को चंद्रवंशी फैमिली वापस भिजवा दूंगी। कणिका का सुंदर चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। उसकी आंखों में जिद और पीड़ा साफ थी। उसे लगा था कि उसकी मां अब राघव को नापसंद नहीं करती, पर अब सब साफ हो गया। मैडम वाकई दूरदर्शी हैं, रवि टेलर ने मुस्कुराते हुए कहा। बस जैसा वादा किया है वैसा निभाना होगा। शकुंतला जी ने मजबूरी भरी हंसी दी। असल में रवि टेलर ने पहले ही शकुंतला जी को बता दिया था और यह भी वादा किया था कि जब हेवन सप्रेसिंग सेक्ट आएगा तो वो एम्परर इमॉर्टल सेक्ट के लिए उन्हें रोकेगा। इसीलिए शकुंतला जी इस समय रवि टेलर के समर्थन में बोल रही थी। मास्टर, पास खड़े महेंद्र को राघव से निकलती घातक ऊर्जा महसूस हुई। उन्होंने धीरे से पुकारा। वो खुद हैरान था कि बातें इस मोड़ पर आ जाएंगी। आम हालात में वो कुछ नहीं कहता, लेकिन जब बात मास्टर की हो तो वो चुप नहीं रह सकता। पर राघव ने उसे रोक दिया। उसने सबकी ओर देखा और कहा, इतना भव्य एम्परर इमॉर्टल सेक्ट जिसके लाखों शिष्य हैं, अब अपनी जान बचाने के लिए एक औरत को बेच रहा है। वाह, क्या महानता है। कणिका मेरी पत्नी है और तुम लोग बस उसे सौंप देने की बात कर रहे हो। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? क्या वो कोई सामान है? उसकी आंखों में कड़वी ठंडक चमकने लगी। राघव, चुप रहो। कणिका ने उसे खींचा। अगर तुम में कुछ काबिलियत होती तो आज ये हालात पैदा ही ना होते। कणिका यहां क्यों होती? रवि टेलर ने ताने कसते हुए कहा। एल्डर श्याम और ग्रेट एल्डर भी बोले, तुम बार बार कहते हो कि कणिका तुम्हारी पत्नी है, तो उसके लिए तुमने किया क्या है? तुम दोनों की शादी के बाद से ही तुमने सिर्फ उसे उपहास का पात्र बनाया है, साथ ही हमारे सेक्ट को भी हंसी का पात्र बना दिया है। तुम्हें लगता है तुम जैसे किसी भी योग्य व्यक्ति को यहां खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का हक है, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी पत्नी है? हास्यास्पद। अब सबकी नजर राघव पर थी, एक नकारा निकम्मा जिसे सब बेवकूफ मानते थे। हाँ हाँ, राघव ने हल्की हंसी छोड़ी। तुम सबको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? ठीक है, आज मैं राघव साफ साफ कहता हूं, जब हेवन सप्रेसिंग सेक्ट के लोग आएंगे मैं खुद उनसे निपटूंगा और उस वक्त तुम सब एल्डर अपनी सीट छोड़ोगे और कणिका से माफी मांगते हुए घुटनों के बल बैठोगे। हा 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 हा, अब तो हंसी से जान निकल जाएगी। रवि टेलर जोर जोर से हंसने लगा। मोहित ने सिर पकड़ लिया। राघव पागल हो गया है क्या? हेवन सप्रेसिंग सेक्ट से निपटना क्या मजाक है? अगर ऐसा आसान होता तो सब यहां क्या कर रहे होते? एल्डर श्याम और ग्रेट एल्डर का चेहरा गुस्से से लाल था। बकवास बंद करो, बाहर निकलो, ग्रेट एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा। क्या ग्रेट एल्डर मुझसे लड़ाई करना चाहते हैं? अब महेंद्र ने कदम बढ़ाया और ठंडी आवाज में कहा। ग्रेट एल्डर की मुस्कान गायब हो गई, पर महेंद्र को देखकर वो कुछ बोल नहीं पाए। ब्रदर महेंद्र, ये हमारे सेक्ट के भविष्य का सवाल है।
कृपया दखल न दें। बाकी मामलों में मैं चुप रह सकता हूं, पर जब बात मेरे मास्टर की हो तो मैं जरूर बोलूंगा, महेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा। तुम। ग्रेट एल्डर का गुस्सा अब और बढ़ गया, पर कुछ कर नहीं पाए। ग्रेट एल्डर, घबराइए नहीं। अब एल्डर श्याम फिर बोले, राघव की ओर देखते हुए, अगर तुम सच में इस मसले को सुलझा पाओ तो मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं खुद एल्डर पद से इस्तीफा दे दूंगा और कणिका से घुटनों के बल माफी मांगूंगा। ग्रेट एल्डर, जल्दी मत कीजिए, एल्डर श्याम धीरे से बोला। उसकी आंखों में राघव के लिए खुली हंसी उड़ाने वाली नजर थी। अगर यह समस्या तुम सच में सुलझा सको तो उस वक्त तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद एल्डर का पद छोड़ दूंगा और एम्परर इमॉर्टल सेक्ट से चला जाऊंगा। अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारे आगे घुटनों पर बैठकर माफी मांगूं तो वो भी नामुमकिन नहीं होगा। फिर एल्डर श्याम ने हिकारत भरे लहजे में कहा, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे और यंग मास्टर सुजल कामयाब हुआ तो कणिका को लुओटियन सेक्रेड लैंड में शादी करनी ही होगी। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या तुम ये शर्त स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? बोलते समय एल्डर श्याम की आंखों में घोर हत्या की इच्छा चमक रही थी। सुजल उसका पोता था जिसे राघव ने मारा था। ये बदला वो बहुत दिनों से लेना चाहता था। तुम मेरी जान नहीं ले पाओगे, राघव ने बिना किसी घबराहट के शांत स्वर में कहा। उसकी जिंदगी में पहले भी बहुत लोग उसकी जान लेना चाहते थे, पर हर बार जिंदा वही बचता था, राघव। बकवास बंद करो और साफ साफ बताओ, क्या तुम ये शर्त मानते हो या नहीं? एल्डर श्याम ने चिढ़कर पूछा। क्या एल्डर श्याम इस मौके का इस्तेमाल करके अपना निजी बदला लेना चाहते हैं? कणिका ने सख्त आवाज में कहा। एल्डर श्याम कणिका की बातों से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराकर बोला, तुम्हें भी उस पर भरोसा नहीं है तो जाहिर है वो खुद भी डर रहा है ये मानने से। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मैंने बोल दिया है तो मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अगर तुम लोग अपने वादे से पीछे हटे तो फिर मुझे किसी को मारने से मत रोकना। नहीं। कणिका का चेहरा अचानक बदल गया। उसके चेहरे पर बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव सच में एल्डर श्याम की शर्त मान लेगा। कुछ नहीं होगा, राघव ने उसका हाथ थामा और हल्की मुस्कान दी। बहुत अच्छा, अब तुमने खुद कह दिया है। एल्डर श्याम जोर से हंस पड़ा। ग्रेट एल्डर के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। रवि टेलर, जो पास ही खड़ा था, राघव को देख हंसी दबाते हुए बोला, राघव, तुम सच में मौत को खुद बुला रहे हो? पास खड़ी शकुंतला जी का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हुआ। उसने राघव की ओर देखा और दिल ही दिल में थोड़ी ग्लानि महसूस की। आखिरकार राघव ने कणिका की जान बचाई थी और अब उसी कणिका को रवि टेलर की बाहों में भेजना राघव के साथ बेहद नाइंसाफी थी। साय। शकुंतला जी ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। ये नहीं चलेगा, उसके शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है। कणिका ने होंठ काटते हुए विरोध किया। राघव ने खुद मुंह से यह कहा है, अब यह मजाक नहीं हो सकता प्रिंसेस। एल्डर श्याम ने हंसते हुए कहा। एक मूर्ख की बात को तुम लोग गिनते हो? कणिका ने गुस्से में कहा। प्रिंसेस फिर मजाक कर रही हैं। अब तो वो होश में है, हम अंधे नहीं हैं, एल्डर श्याम ने ठंडे स्वर में कहा। कणिका ने होंठ काट लिए, चेहरा सफेद हो गया। उसकी आंखों में बेबसी थी। वो चुपचाप शकुंतला जी की ओर देखने लगी, लेकिन शकुंतला जी ने धीरे से सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। कणिका का दिल अब बिल्कुल टूट गया। यंग मास्टर रवि, आपको इस व्यवस्था से तो कोई आपत्ति नहीं है? ग्रेट एल्डर ने पूछा। बिल्कुल नहीं, रवि टेलर ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी संतुष्टि थी। उसे पूरा यकीन था आज की जीत सिर्फ रवि टेलर की होगी। अगर सबको मंजूर है तो यही तय किया जाता है, एल्डर श्याम ने कहा। सब लोग तैयार हो जाएं। हेवन सप्रेसिंग सेक्ट के लोग 2 घंटे से कम में पहुंच जाएंगे। कृष्णा अरीना में 1 घंटे बाद सब जमा हो। इतना कहकर एल्डर श्याम रवि टेलर के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, यंग मास्टर सुजल, क्या आपसे अलग से कुछ बात कर सकता हूं? ग्रेट एल्डर भी उनके साथ चले गए। इन दोनों को राघव की बातों पर कोई भरोसा नहीं था। उनके लिए सिर्फ रवि टेलर ही एकमात्र उम्मीद था। रवि टेलर एक विजेता की तरह मुस्कुराता हुआ भीड़ के साथ बाहर चला गया। मोहित भी चुपचाप बाहर चला गया। अब हॉल में सिर्फ शकुंतला जी, महेंद्र, कणिका और राघव बचे थे। क्या तुम पागल हो गए हो? कणिका ने गुस्से और आंसू से भरी आंखों से राघव को देखा। तुमने मुझसे वादा किया था कि बिना मतलब की बातें नहीं करोगे, फिर ये सब क्यों कहा तुमने?
तुम्हें पता है ना, तुम मारे जाओगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। शकुंतला जी और महेंद्र एक तरफ खड़े थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। राघव की बातें उन्हें भी चौंका गई थीं। हेवन सप्रेसिंग सेक्ट जैसी ताकत से निपटना, ये तो मजाक लग रहा था। राघव के चेहरे पर न तो डर था न घबराहट। उसने कणिका की लाल आंखों की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, मैं कभी नहीं मरूंगा। मैं उन सबको घुटनों के बल गिराकर तुमसे माफी मंगवाऊंगा, ताकि उन्हें समझ आ जाए राघव की औरत को कोई नीचा नहीं दिखा सकता सिवाय खुद राघव के, वरना मैं उनके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अब राघव की आवाज में एक देवता जैसी ठंडक और चेतावनी थी, मानो कोई अमर सम्राट बोल रहा हो। तुम खुद को संभाल नहीं सकते और मेरी जिंदगी में टांग अड़ा रहे हो। कणिका ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और मुड़कर चल पड़ी। जैसे ही वो पलटी, उसकी आंखों से मोती जैसे आंसू गिर पड़े। राघव ने वो लम्हा साफ साफ देखा, लेकिन उसने कणिका का पीछा नहीं किया। उसे पता था अब से 2 घंटे बाद हेवन सप्रेसिंग सेक्ट आ जाएगा और तब सबको पता चल जाएगा कि असली मालिक कौन है। तुम अपना ध्यान रखना, शकुंतला जी ने कहा और राघव को बिना कुछ और कहे छोड़कर कणिका के पीछे चली गई। राघव ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपनी सास से पहले ही कोई खास लगाव नहीं रखता था। थोड़ा समझ में आता, पर अपनी बेटी को ऐसे जबरदस्ती किसी से शादी कराना, वो भी तब जब उसकी पहले ही शादी हो चुकी है, ये किसी भी मां को शोभा नहीं देता। मास्टर, अब हम क्या करें? महेंद्र ने घबराते हुए पूछा। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। घबराने की जरूरत नहीं, सही वक्त पर सब कुछ साफ हो जाएगा। महेंद्र थोड़ी देर रुका, फिर बोला, मास्टर, एल्डर से तो आप निपट सकते हैं, पर हेवन सप्रेसिंग सेक्ट से वो बहुत बड़ी ताकत है। आप ईस्ट डेसोलेशन मेडिसिन पवेलियन में शामिल हो जाइए। आपकी योग्यता से आप वहां बहुत ऊंचे पद पर पहुंचेंगे और तब हेवन सप्रेसिंग सेक्ट भी एम्परर इमॉर्टल सेक्ट को तंग नहीं करेगा। महेंद्र के दिमाग में यही एक रास्ता बचा था। राघव मुस्कुराया और सिर हिलाया। उनके आने में अब 2 घंटे ही बचे हैं, अब कोई मतलब नहीं। और फिर मैं मेडिसिन पवेलियन ज्वाइन नहीं करूंगा। कोई नहीं जानता था कि मेडिसिन पवेलियन की स्थापना किसने की थी। राघव से बेहतर वो अपने शिष्य के बनाए हुए पंथ में शरण नहीं लेगा। महेंद्र और ज्यादा घबरा गया। फिर अब क्या होगा? चिंता मत करो, राघव ने मुस्कुराकर कहा। बस खड़े रहो और तमाशा देखो। महेंद्र ने मजबूर होकर हल्की मुस्कान दी। उसे राघव के लिए दिल से आदर था। राघव की काबिलियत, खासकर एल्केमी में, उसे किसी ने इतनी गहराई से नहीं समझा जितना महेंद्र ने। कणिका के शरीर की डुअल सोल्स को संतुलित करने से लेकर अपनी खुद की बीमारियां ठीक करने तक राघव की हर बात ने महेंद्र को हैरान किया था। अब जब राघव पर संकट आया था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था, उसे अफसोस हो रहा था। लेकिन राघव के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। वो बस आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजर आसमान की दूरियों में थी। हेवन सप्रेसिंग सेक्ट, राघव ने बुदबुदाया। उसकी आंखों में एक बर्फ जैसी चमक थी। मुझे निराश मत करना। तो क्या होगा आगे देखते अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी। स्टोरी में आगे जानेंगे क्या होगा। ऐसे ही रोमांटिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए RC स्टोरी ट्यूब को सब्सक्राइब करें।